नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं काफ़ी संवेदनशील और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है। ये स्मार्ट फैमिली घर का चिकित्सालय नाम से कोई विस्तृत चर्चा या गाइडलाइन जैसी लगती है और ये फोकस करती है फादर वूंड्स पर, मतलब पिता से मिले भावनात्मक घाव, खासकर भारतीय परिवारों के संदर्भ में। जी हाँ, ये बहुत ही अहम विषय है। तो चलिए देखते हैं इस सामग्री में क्या है। कोशिश रहेगी कि समझें कि पिता और बच्चे का रिश्ता किसी की जिंदगी को कैसे बनाता है या बिगाड़ता है, और क्या क्या परिवार मिलकर इन घावों को भर सकता है, क्योंकि स्रोत कहता है कि ये अनदेखे निशान जो हैं वयस्क जीवन पर बहुत असर डालते हैं। बिल्कुल, ये वो भावनात्मक चोटें हैं जो शायद पिता के साथ रिश्ते में किसी कमी, किसी दूरी या मुश्किल की वजह से पैदा होती हैं। तो सबसे पहले ये फादर वुंड्स, पिता से मिले घाव, ये हैं क्या आखिर? स्रोत इन्हें कैसे समझाता है? स्रोत इन्हें कहता है भावनात्मक निशान, इमोशनल स्कार्स, जो पिता के साथ रिश्ते से पनपते हैं। और ये सिर्फ आप समझिए किसी बड़ी घटना से नहीं, रोजमर्रा की बातचीत, व्यवहार, उससे भी बन सकते हैं। हाँ। सामग्री में कुछ खास तरह के पैटर्न या प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला है अनुपस्थित पिता, एब्सेंट फादर। अनुपस्थित मतलब शारीरिक रूप से जो मौजूद नहीं है। जैसे काम की वजह से, या हाँ, वो भी। काम, यात्रा, या मान लीजिए माता पिता अलग हो गए। लेकिन इसमें वो पिता भी शामिल है जो भावनात्मक रूप से अनुपस्थित है। मतलब घर पर तो है पर बच्चे से जुड़े हुए नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अच्छा। और स्रोत के हिसाब से इसका असर ये हो सकता है कि बच्चे में भरोसे की कमी हो। वो शायद दूसरों से वैलिडेशन, मतलब मान्यता पाने की कोशिश करता रहे, और आगे चलकर रिश्तों में भी दिक्कतें आए। समझ गया। और कौन से प्रकार हैं? दूसरा बताया गया है आलोचक पिता, क्रिटिकल फादर। ये वो पिता होते हैं जो लगातार कमियां निकालते हैं, शायद कभी खुश नहीं होते, और बच्चे में ये भाव भर देते हैं कि तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ये तो सुना है। इसका नतीजा फिर होता है कम आत्ममूल्य, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश, मतलब परफेक्शनिज्म, और फेल होने का डर, बहुत गहरा डर। फिर तीसरा प्रकार है नियंत्रणकारी पिता, कंट्रोलिंग फादर, जो शायद जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चे का हर फैसला खुद करना चाहते हैं, उसे आजादी नहीं देते। इससे तो बच्चे का आत्मविश्वास ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, सामग्री यही कहती है कि इससे आत्मविश्वास की कमी होती है और बच्चा बड़ा होकर भी अपने फैसले लेने में हिचकिचाता है। और चौथा है दूर रहने वाले पिता, डिस्टेंट फादर। ये वो पिता हो सकते हैं जो प्यार तो करते हो शायद, पर वो जता नहीं पाते या बच्चे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, मतलब भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये पैटर्न तो शायद हर जगह मिलते होंगे, पर स्रोत कहता है कि भारतीय संदर्भ में कुछ खास है। जी, सामग्री इस पर खास ध्यान देती है कि भारत में पारंपरिक रूप से पिता का रोल क्या माना गया है। प्रोवाइडर यानी पालन पोषण करने वाला, और प्रोटेक्टर, रक्षक। हाँ, ये तो है। तो इन भूमिकाओं पर इतना जोर रहता है कि भावनात्मक जुड़ाव वो कहीं पीछे छूट जाता है। और स्रोत का तर्क है कि यहीं से ये फादर वूंड्स बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे के भावनात्मक जरूरतें शायद पूरी नहीं हो पाती या अनकहीं रह जाती है। इसको समझने के लिए स्रोत में शर्मा जी की एक कहानी है। वो क्या है? वो कैसे इस बात को समझाती है? हाँ, वो कहानी काफी, कह सकते हैं, दिल को छूने वाली है, और स्रोत उसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाता है। शर्मा जी हैं, एक आम शाम ऑफिस से घर आते हैं, देखते हैं उनका बेटा राहुल कमरे में उदास बैठा है। तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? वही, पढ़ाई करो। हाँ, सामान्य तौर पर शायद वही होता, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों, शायद वो थके थे या अंदर से कुछ महसूस हुआ, वो राहुल के पास गए, बैठे और बस पूछा, बेटा क्या बात है, सच में बताओ। और राहुल का क्या रिएक्शन था? राहुल एकदम हैरान रह गया। स्रोत में लिखा है कि उसने पूछा, पापा आप मुझसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं? ओहो, और यहीं शर्मा जी को कुछ झटका लगा। बिल्कुल, जैसे बिजली कौंधी हो। उन्हें अचानक याद आया कि उनका खुद का अपने पिता के साथ कभी ऐसा भावनात्मक संवाद हुआ ही नहीं था। उनके पिता भी प्रोवाइडर थे, प्रोटेक्टर थे, पर इमोशनली डिस्टेंट थे। और उन्हें एहसास हुआ कि वो अनजाने में वही पैटर्न अपने बेटे के साथ दोहरा रहे थे। एक अच्छे प्रोवाइडर तो थे, पर भावनात्मक पिता बनने में चूक रहे थे। स्रोत इसे कहता है भावनात्मक जागरण, इमोशनल अवेकनिंग। ओहो, ये भावनात्मक जागरण कितना जरूरी है? स्रोत क्या कहता है इसके बारे में?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के मुताबिक ये एहसास शर्मा जी और उनके परिवार के रिश्तों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी के पैटर्न अनजाने में दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं। और इसे तोड़ने के लिए ये जागरूकता पहला कदम है। क्या पैटर्न बताया गया है? हाँ, दोनों की पारंपरिक डायनामिक्स पर बात की गई है। पिता पुत्र रिश्ते में अक्सर जोर होता है मर्द बनने पर, मतलब भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बेटों पर उपलब्धि का बहुत दबाव होता है, घर का नाम रोशन करना है, फोकस पैसे कमाने पर, आर्थिक सफलता पर रहता है। और कभी-कभी अनजाने में ही सही, पिता पुत्र में एक कंपटीशन सा भी आ जाता है। तो स्रोत सिर्फ ये पारंपरिक पैटर्न बताता है या एक स्वस्थ रिश्ते का मॉडल भी देता है? नहीं, स्वस्थ रिश्ते का मॉडल भी देता है। एक अच्छे पिता पुत्र रिश्ते में पिता एक इमोशनल मेंटर की तरह होते हैं, जो बेटे को भावनाएं समझना और उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। वो सिर्फ पैसे कमाने के गुर नहीं, जीवन के कौशल और भावनात्मक स्थिरता भी देते हैं। अच्छा। वो एक रोल मॉडल बनते हैं जो चरित्र और मूल्यों पर जोर देते हैं, न कि सिर्फ उम्मीदों का बोझ डालते हैं। और पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में क्या कहा गया है परंपरागत रूप से? पारंपरिक रूप से इसमें अक्सर जरूरत से ज्यादा सुरक्षा का भाव दिखता है। लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। बेटियों को शायद पारंपरिक भूमिकाओं जैसे घर के काम के लिए तैयार करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और उनकी आजादी? हाँ, उनकी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, उनके फैसले अक्सर परिवार लेता है और कई बार उनकी करियर एम्बिशंस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। और यहाँ स्वस्थ रिश्ता कैसा बताया गया है? स्रोत कहता है कि स्वस्थ पिता पुत्री रिश्ते की नींव है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। पिता बेटी को महसूस कराते हैं कि वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकती है। वो भावनात्मक सुरक्षा देते हैं जहां बेटी बिना झिझक अपनी बात कह सके। वो उसके करियर का समर्थन करते हैं और उसकी पसंद, उसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। ये समझना जरूरी है, स्रोत कुछ आम भारतीय पारिवारिक पैटर्न भी बताता है जो शायद इन घावों को और गहरा करते हैं। क्या है वो? हाँ, 3 मुख्य पैटर्न बताए गए हैं। पहला है कमाने वाले का बोझ, द ब्रेड विनर बर्डन। इसमें पिता को बस पैसा कमाने वाला समझा जाता है और कई बार पिता खुद भी अपनी भूमिका यहीं तक सीमित कर लेते हैं। तो बच्चे फिर माँ के पास जाते हैं भावनात्मक जरूरतों के लिए। हाँ बिल्कुल, बच्चे इमोशनल सपोर्ट के लिए माँ के पास जाते हैं। शर्मा जी का वो एहसास याद है, मैं सिर्फ एटीएम नहीं हूँ, ये इसी से जुड़ा है। ये तो बहुत आम लगता है। दूसरा पैटर्न? दूसरा है अव्यक्त प्रेम, द अनएक्सप्रेस्ड लव। मतलब प्यार तो है, बहुत है, पर शब्दों में नहीं कहा जाता। पिता मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं, जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वही प्यार का सबूत है। इसमें वो बात भी है कि मर्द भावनाएं नहीं दिखाते। इसका बच्चों पर क्या असर होता है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत के अनुसार बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि पापा प्यार करते भी हैं या नहीं। वो दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं और बड़े होकर खुद भी रिश्तों में भावनाएं व्यक्त करने में कतराते हैं। शर्मा जी का वो कहना, बेटा मैं बहुत प्यार करता हूं, बस कहना नहीं आता, वो इसी का उदाहरण है। और तीसरा पैटर्न? तीसरा है उपलब्धि का दबाव, द अचीवमेंट प्रेशर। इसमें पिता अपने अधूरे सपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू जरूर बनेगा। हाँ बिल्कुल वैसा ही। वो बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, ये समझे बिना कि बच्चे की रुचि किसमें है, उसकी क्षमता क्या है। इससे बच्चे अपनी असली इच्छाओं को दबा देते हैं, हमेशा पिता को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। शर्मा जी ने जो राहुल से कहा, मैंने तुझे वो बनाने की कोशिश की जो मैं बनना चाहता था, वो इसी दबाव का नतीजा था। ये पैटर्न वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी बताता है। जी। शर्मा जी के परिवार के उदाहरण से ये घाव भरने की प्रक्रिया कैसे समझाई गई है? बिल्कुल, स्रोत एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताता है। पहला कदम है पिता की आत्म जागरूकता, फादर्स सेल्फ अवेयरनेस। ये तब शुरू होता है जब पिता खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछते हैं। जैसे मेरे अपने पापा के साथ मेरा रिश्ता कैसा था, क्या कमी थी उसमें, क्या मैं वही पैटर्न दोहरा रहा हूं, मेरे बच्चे मुझे असल में कैसा पिता समझते हैं, और सबसे जरूरी, मैं कैसा पिता बनना चाहता हूं। स्रोत में दादी माँ शर्मा जी के इसमें मदद करती हैं। अकेले पिता के लिए शायद मुश्किल हो, परिवार का रोल भी है। हाँ, ये दूसरा और बहुत जरूरी कदम है, परिवार का साथ, फैमिली सपोर्ट। पिता के लिए ये बदलाव अकेले करना मुश्किल हो सकता है,
परिवार की समझ, उनका धैर्य, उनका साथ बहुत मायने रखता है। स्रोत में इसका उदाहरण है। हाँ, जैसे दादी माँ समझाती हैं, बेटा तेरे पापा का जमाना अलग था, अब तू नया पैटर्न बना सकता है। पत्नी का समर्थन कि आप अच्छे पापा हैं, बस इमोशनल कनेक्शन बढ़ाना है। और बच्चों का कहना, जैसे राहुल कहता है, पापा मैं चाहता था आप मेरी फीलिंग्स भी सुनते। और प्रिया कहती है, पापा अब हमें आपका इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। ये सब दिखाता है कि पूरे परिवार का साथ कितना जरूरी है। अच्छा, तो आत्म जागरूकता हो गई, परिवार का साथ मिल गया, फिर प्रैक्टिकल कदम क्या है? नया रिश्ता कैसे बनता है? ये तीसरा कदम है, नया रिश्ता बनाना, न्यू कनेक्शन बिल्डिंग। और ये किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से होता है। स्रोत कुछ उदाहरण देता है। क्या है वो? जैसे सुबह उठकर बच्चों के साथ बस 5 मिनट बिताना, उनका मूड पूछना, शाम को काम से लौटकर 10 मिनट सिर्फ उनका हालचाल जानना, दिन कैसा बीता पूछना, वीकेंड पर कम से कम 2 घंटे सिर्फ परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, और शारीरिक स्नेह जैसे गले लगना, सिर पर हाथ फेरना, इसे नॉर्मल बनाना। शर्मा जी ने धीरे धीरे ये आदतें अपनाई। और चौथा कदम, क्या ये पिता के अपने अतीत से जुड़ा है? बिल्कुल। चौथा कदम है पिता के अपने घावों का इलाज, हीलिंग फादर्स ओन वुंड्स। क्योंकि अक्सर पिता जो पैटर्न दोहराते हैं वो उनके अपने बचपन के घावों से आते हैं। तो अपने बच्चों के साथ रिश्ता सुधारने के साथ खुद को भी ठीक करना है। हाँ, अपने बचपन को समझना और शायद खुद को माफ करना भी जरूरी है। स्रोत में दादी माँ कहती हैं, तुम भी तो एक बच्चे थे जिसे अपने पापा की इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी। अब तुम अपने बच्चों को वो दे सकते हो जो तुम्हें नहीं मिला। इसमें सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के प्रति करुणा, बहुत जरूरी है। क्या स्रोत इस हीलिंग प्रोसेस में मदद के लिए कुछ खास टेक्निक्स भी बताता है? हाँ, कुछ टेक्निक्स का जिक्र है। एक है खाली कुर्सी संवाद, एम्प्टी चेयर डायलॉग। इसमें आप एक खाली कुर्सी पर अपने पिता को इमेजिन करते हैं और उनसे वो सब कहते हैं जो आप हमेशा कहना चाहते थे। अच्छा। फिर आप खुद दूसरी कुर्सी पर बैठकर पिता की भूमिका निभाते हैं और उनकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि शर्मा जी ने इससे अपने पिता को बेहतर समझा और उनका भावनात्मक बोझ हल्का हुआ। दिलचस्प है। और कोई तकनीक? एक है पत्र लेखन चिकित्सा, लेटर राइटिंग थेरेपी। इसमें पिता अपने बचपन के मैं को एक खत लिख सकता है, उसे वो सहारा देते हुए जो तब नहीं मिला। या फिर वयस्क मैं अपने पिता को पत्र लिख सकता है, अपनी भावनाएं बताते हुए और शायद अंत में माफी या समझ तक पहुंचते हुए। शर्मा जी ने दोनों तरह के पत्र लिखे, ऐसा स्रोत बताता है। तीसरी तकनीक है पारिवारिक विन्यास कार्य, फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्क। ये एक तरह की थेरेपी है जिसमें परिवार के सदस्य या उनके प्रतीक कमरे में अलग अलग जगह खड़े होकर रिश्तों की भावनात्मक स्थिति दिखाते हैं। इससे छुपी हुई डायनामिक सामने आती हैं। शर्मा परिवार के उदाहरण से इसे कैसे समझाया है? बताया गया है कि कैसे पहले शर्मा जी अलग थलग थे, बच्चे माँ के पास, और उपचार के बाद शर्मा जी केंद्र में आए, बच्चे उनके करीब, जो एक स्वस्थ जुड़ाव दिखाता है। ये तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक तकनीकें हुई। क्या स्रोत इन्हें भारतीय संदर्भ से भी जुड़ता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत मॉडर्न साइकोलॉजी को पारंपरिक भारतीय ज्ञान से जोड़ने की बात करता है, जैसे पितृ ऋण। पितृ ऋणा? हाँ, ये तो सुना है। मतलब माता पिता का कर्ज चुकाना। पारंपरिक रूप से हाँ, भौतिक कर्ज, पर स्रोत कहता है कि हमें भावनात्मक ऋण को भी समझना और भरना चाहिए। पिता के प्यार, उनके त्याग को पहचानना और जहाँ कमी रही उसे ठीक करने की कोशिश करना। और गुरु पिता या संरक्षक जैसी बातें। स्रोत कहता है कि गुरु पिता वो हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं, इमोशनल विजडम भी सिखाते हैं। संरक्षक का मतलब सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं, इमोशनल सेफ्टी देना भी है। क्या हमारे ग्रंथों से भी कोई उदाहरण है? हाँ, महाभारत से भीष्म शांतनु का रिश्ता, जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच का द्वंद्व दिखाता है। रामायण से दशरथ राम का रिश्ता, जो अपेक्षाओं और व्यक्तिगत पसंद के बीच तनाव दिखाता है। ये कहानियां परिवारों को सोचने पर मजबूर करती हैं। अच्छा। स्रोत आशीर्वाद जैसी परंपराओं में भी भावनात्मक पहलू जोड़ने का सुझाव देता है। तो इन सब कोशिशों का शर्मा परिवार पर असर क्या हुआ? क्या बदलाव आए? स्रोत कहता है कि असर काफी अच्छा रहा। सिर्फ 3 महीने में बड़े बदलाव दिखे। शर्मा जी खुद बदले, ऑफिस का स्ट्रेस घर लाना बंद किया, रोज बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने लगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना सीखा। और उनका पेरेंटिंग स्टाइल? वो अथॉरिटेरियन से अथॉरिटेटिव हो गया। मतलब नियम थे पर प्यार और समझ के साथ, डिक्टेटर वाले पिता नहीं रहे। बच्चों के साथ रिश्तों पर क्या असर हुआ? राहुल के साथ पिता पुत्र का रिश्ता बदला।
राहुल अब अपनी भावनाएं खुलकर बताने लगा, करियर को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, पिता को एक गाइड की तरह देखने लगा। उनके बीच नई एक्टिविटीज शुरू हुई। और प्रिया के साथ? पिता पुत्री का रिश्ता भी बेहतर हुआ। प्रिया का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। वो पापा से करियर पर सलाह लेने लगी, ज्यादा आजाद महसूस करने लगी। उसे पिता का पूरा सपोर्ट महसूस हुआ। परिवार के बाकी सदस्यों का क्या रोल रहा इसमें? दादी माँ ने पीढ़ियों के बीच पुल का काम किया, अपनी समझदारी से बदलाव को आसान बनाया। शर्मा जी की पत्नी ने भी पति के इस बदलाव को सपोर्ट किया और बच्चों को भी पिता में आए बदलावों को अप्रिशिएट करने में मदद की। क्या इसका असर परिवार के बाहर भी गया? स्रोत में कम्युनिटी रिपल इफेक्ट का जिक्र है। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि शर्मा परिवार को देखकर आस पड़ोस के 2 और परिवारों ने भी ऐसी ही फादर हीलिंग की यात्रा शुरू की। कम्युनिटी में पिता बच्चों की एक्टिविटीज होने लगी, रिश्तेदारों में भी भावनात्मक बातचीत बढ़ी। ये दिखाता है कि एक परिवार का पॉजिटिव बदलाव कैसे दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तो इस पूरी सामग्री से हमने पिता के भावनात्मक घावों, उनके असर और उन्हें भरने की प्रक्रिया को समझा। कुछ मुख्य बातें जिन्हें स्रोत फादर हीलिंग के गोल्डन रूल्स कहता है, वो क्या हैं? संक्षेप में। पहली, हर पिता के अपने भाव होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। दूसरी, ये हीलिंग पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। एक पिता ठीक होता है तो अगली पीढ़ी को स्वस्थ विरासत मिलती है। हाँ। तीसरी, इमोशनल अवेलेबिलिटी उतनी ही जरूरी है जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट, शायद ज्यादा भी। चौथी, पुराने पैटर्न बदले जा सकते हैं अगर कोशिश की जाए। और पांचवी, परिवार का साथ इस प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बना देता है। और भारतीय मूल्यों और छोटे बदलावों की भूमिका? हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि भारतीय मूल्यों को आधुनिक मनोविज्ञान से मिलाना फायदेमंद है और रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव बड़ा असर डालते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाए। इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा संदेश क्या लगता है? मेरे ख्याल से सबसे गहरा संदेश ये है कि पिता संतान का रिश्ता ठीक करना सिर्फ अतीत को सुधारना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा स्वस्थ, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण भावनात्मक नींव रखना है। जब पिता अपने घाव भरते हैं तो बच्चों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है और रिश्तों के पैटर्न्स ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो क्या हमें परफेक्ट पिता बनने का लक्ष्य रखना चाहिए? स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। समाज को परफेक्ट पिता की तलाश छोड़ देनी चाहिए। जरूरत परफेक्ट पिता की नहीं है, जरूरत है हीलिंग पिता की। हीलिंग पिता मतलब एक ऐसा पिता जो अपने घावों को स्वीकार करता है, उन्हें भरने की कोशिश करता है और अपने बच्चों के साथ एक सच्चा भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। और सोचने वाली बात यह है कि शर्मा जी के उदाहरण से हटकर ये हीलिंग पिता होना अलग अलग लोगों के लिए उनके अपने जीवन में क्या मायने रखता है। शायद इन पैटर्नों को, इन घावों को और ठीक होने की संभावनाओं को समझना ही शायद यही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज की यह गहरी बातचीत यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नई समझ और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे।